everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about the chapter number 5 of class 12, that is Principle of Inheritance and Variation. In the previous videos of this chapter we have already discussed about the monohybrid cross, test cross, law of dominance, segregation, codominance, etc. So if you haven't watched those videos then please go and check. Now in this session we are going to discuss about the chromosomal theory of inheritance. The Mendel work on the inheritance of character was published in 1865 but remained unrecognized till 1900. यानी कि जो मेंडल है उन्होंने अपना जो काम था वो पब्लिश किया था 1865 में, लेकिन उनका जो काम था वो 1900 तक अनरिकग्नाइज रहा था. तो क्या ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से उनका काम नहीं पहचाना गया था? उनके कुछ रीजंस को अब हम देखते हैं. जो सबसे पहला रीज़न था वो ये था दैट कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी इन दोज डेज. यानी कि जो कम्युनिकेशन था वो इतना वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं था वहाँ पे, और इसीलिए जो मेंडल का काम था वो एक वाइड लेवल के ऊपर पब्लिश नहीं हो पाया था. द सेकेंड रीज़न वाज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज. तो जो उसके कंटेम्प्रेरीज थे उनको ये जो मेंडल का कॉन्सेप्ट था जीन्स को लेके कि एक डिस्क्रीट यूनिट है, मेंडल के शब्दों में जिसने उसने फैक्टर बोला था कि ये ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक, कि कुछ जो एलल्स वगैरह भी होती हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो इसके कंटेम्प्रेरीज को एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो वेरिएशन थी वो उनको देखने को मिल रही थी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर. थर्ड पॉइंट वाज मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग द मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल. यानी कि जो मेंडल था उसने क्या किया था, मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, ये जीनोटाइप फिनोटाइप्स वगैरह को फाइंड आउट करने में, उनका रेशियो वगैरह निकाला था. तो ये जो मैथ का यूज़ था ये बिल्कुल नया था उस टाइम पे बायोलॉजी के अंदर, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये अनएक्सेप्टेबल लगा. और जो लास्ट पॉइंट था वो ये था दैट ही वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड द फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर. तो मेंडल ने ये तो बोल दिया भाई कि जो फैक्टर है वो एक डिस्क्रीट यूनिट है और ट्रांसफ़र हो रही है एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक, लेकिन वो इस चीज़ के रिगार्डिंग जो प्रूफ है, जो फिज़िकल प्रूफ है, वो ये नहीं दे पाया था. इसीलिए इसके जो कलीग्स थे, इसके जो कंटेम्प्रेरीज थे, उस टाइम के जो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके काम को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया. बाय 1900 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल वर्क. अब ये 1900 के टाइम के आसपास की बात है कि ये जब 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी वेरिस, कोहरेन और वॉन टेसेनमार्क. इन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को स्टडी किया और उनको लगा कि ये जो काम है ये बहुत अच्छे वाला जो है, और इसने जो चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं. जब 1900 का टाइम आया तो उसके आसपास जो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप थी उसकी भी डिस्कवरी होने लग गई थी, और उसके साथ साथ जो सेल डिवीज़न है वो कैसे होता है उसका भी पता चल चुका था. तो उस टाइम पे जब उनको रिलेट किया गया मेंडल के काम के साथ तो इनको लगा कि मेंडल का काम सही है. अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, किसको किसने दिया था, क्या ये थ्योरी बोलती है. इट वॉज गिवन बाय द वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी. यहाँ से एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो किसने दी थी. यानी कि इसलिए भी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है थ्योरी, क्योंकि जब ये थ्योरी आई तो उसी के बाद जो मेंडल की स्टडीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी. The second thing is, by 1902, the chromosomal movement during the meiosis has been understood. यानी कि 1902 में हमने देखा कि जो meiosis और जो mitosis है उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं ये हमको पता चलने लग गया था माइक्रोस्कोप की मदद से. Both the Sutton and the Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes, used the concept of chromosome movement to explain the Mendel law of inheritance. तो जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो पैरेलल होता है जीन्स के बिहेवियर के, यानी कि जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर है बिल्कुल वैसा ही हमारा जीन्स भी बिहेव करेगा. यानी कि जिस तरीके से क्रोमोसोम मूवमेंट कर रहे हैं उसी का बेस बना के जो ये दोनों साइंटिस्ट हैं सटन और बोवरी, इन्होंने ये कहा कि जो पोस्टुलेट मेंडल ने कही हैं वो सारे के सारे ठीक हैं, कि जैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जो जीन्स हैं वो भी सेग्रीगेट होती हैं और अलग हो जाती हैं. सो अब यहाँ पे इस चीज़ में हम लोग एक जो डायग्राम है उसकी मदद से भी और एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं. तो हमने क्या किया, एक सेल ली है. सेल के अंदर हमें पता है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक सेल मेम्ब्रेन होती है, दूसरा न्यूक्लियस होता है और तीसरा साइटोप्लाज्म होता है.
तो यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। तो हम सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो जाते हैं। लेकिन जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होती है, यानी कि जब वो डिवाइड नहीं कर रही होती है सेल, तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली स्कैटर्ड रहते हैं। ये जो डीएनए वो स्कैटर्ड रहता है। और यहाँ तक जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है तो वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में रहते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब हम 11th क्लास में ऑलरेडी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमको पता है कि जो G1 फेज़ है यहाँ तक हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो बन चुके होते हैं। फिर G1 फेज़ के बाद आती है S फेज़, और ये S फेज़ जो है यहाँ पे होगा ये कि जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एक्चुअली आपकी बुक के अंदर S फेज़ नहीं बताई हुई है, सीधा G2 फेज़ बताई हुई है जहाँ पे क्रोमोसोम कंटेंट जो है जो डीएनए कंटेंट है वो डबल बताया हुआ है। लेकिन हमको पता है कि जो S फेज़ है वो आएगी G2 से पहले और वहीं पे क्रोमोसोम जो कंटेंट है, जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है सेल डिवीजन के इसी से कि कौन सी ऐसी फेज़ है जिसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है एस फेज़, जिसको हम सिंथेसाइजिंग फेज़ भी बोलते हैं। इसके बाद आती है G2 फेज़। तो हमने देखा कि G2 फेज़ तक आते आते जो हमारे डीएनए कंटेंट है वो डबल हो चुके हैं। अब G2 फेज़ के बाद आएगी एना फेज़, दिखाई हुई है सीधे यहाँ पे। तो एना फेज़ में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ जाने लगते हैं और फिर क्या होता है कि जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है और अपने जो बना लेती है अपनी डॉटर्स। इसके बाद क्या होता है, जो मियोसिस 2 है वो शुरू हो जाता है। मियोसिस 2 में क्या होगा, फिर से वही प्रोफेज़ आएगी, मेटाफेज़ आएगी, उसके बाद एनाफेज़ आएगी। जब मेटाफेज़ आती है तो हमें पता है क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर के ऊपर आके अरेंज हो जाते हैं, एक लाइन के अंदर मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर वो अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद जब एनाफेज़ आएगी तो वो उस इक्वेटर से हटके पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, और जब वो पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो सेल है ये बीच से डिवाइड हो जाएगी और अपनी डॉटर सेल्स जो हैं वो बना लेगी। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो डायग्राम है, ये आपकी NCERT बुक के अंदर भी मैंशनड है। नेक्स्ट इसके क्रोमोसोमल थ्योरी के पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके पॉस्टुलेट्स थे, क्या क्या इसके स्टेटमेंट थे। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है दैट रिलेशन बिटवीन द जीन्स एंड क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये रिलेशन बताती है हमारे जीन का और क्रोमोसोम का, दोनों का जो रिलेशन है उसको बताती है। ये बोलती है दैट बोथ अकर इन पेयर, यानी कि जो जीन्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों ही हमेशा पेयर में आते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज the segregation at the time of gamete formation such that each pair of is transmitted to a gamete, यानी कि यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा, यानी कि जब गैमेटोजेनेसिस का टाइम आएगा तो उस टाइम पे ये होगा कि ये जो सेग्रीगेशन है, अब ये जो दोनों हमने बोला ना पेयर में है तो इनका सेग्रीगेट होगा, और इस तरीके से ये सेग्रीगेट होंगे कि यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे उनके अंदर सिर्फ एक ही आ पाएगी चीज़ दोनों इन पेयर्स में से। और जो लास्ट पॉइंट था वो ये है दैट वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि जो एक पेयर का सेग्रीगेशन है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे हमको पता होनी चाहिए कि जो एलील्स हैं वो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। तो जब क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली हमारी जो एलील्स हैं वो भी अलग हो जाएंगी। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो दे दी गई थी वॉल्टर और सटन ने, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो दिया था TH मॉर्गन ने। इसके अलावा TH मॉर्गन के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है TH मॉर्गन। मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मैग्लिनिस्टर। अब ये जो मेंडल है, इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए जिस चीज़ के ऊपर काम किया उसका नाम था ड्रोसोफिला मैग्लिनिस्टर। अब इन्होंने इस ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके कुछ रीजंस को देख लेते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है दैट इज़
इट कैन बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेसाइजिंग मीडियम इन लैब। तो इनके जो ग्रोथ है, इनको जो हम ग्रो करवा रहे हैं वो बहुत ईजी तरीके से हम लैब के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं, एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी। दूसरा रीज़न है दैट इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पेन अबाउट 2 वीक्स, यानी कि इसकी जो लाइफ स्पेन है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो लगभग सिर्फ 2 हफ्ते का ही होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है इसको और अच्छे से स्टडी करना। थर्ड पॉइंट इज सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। तो अब अगर कोई भी जो साइंटिस्ट है, अगर वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो हर अपने एक्सपेरिमेंटल जो उसकी चीज़ है उसके ऊपर वो हमेशा चाहेगा कि उसके अंदर जब एक ही मैटिंग के अंदर बहुत सारी प्रोजेनीज आ जाएं, ताकि वो जो स्टडी कर रहा है, वो जो कैरेक्टर्स देख रहा है, वो उसको ईजिली बहुत सारी प्रोजेनीज के अंदर देखने को भी मिल सके। फोर्थ पॉइंट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन द सेक्स, मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि मैगलेनस्टर के अंदर जो मेल और फीमेल फ्लाइज हैं उनको डिस्टिंग्विश करना, उनको अलग अलग पहचानना बहुत आसान था। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, और एक लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ ही हम बहुत सारी जो हेरिडिटी और वेरिएशन है वो इस ड्रोसोफिला के अंदर देख सकते हैं, इसीलिए उसको एक बहुत सूटेबल चीज़ लगी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है या फिर पूछे जा सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोड्यूस्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी वॉल्टर सर्टन और थियोडोर बोवरी ने दी थी। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय। तो जो टर्म क्रोमोसोम है वो किसने दी थी? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वाल्डेयर ने ये जो टर्म क्रोमोसोम है वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पॉइंट आउट एनी 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन दैम। यानी कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये किसने दी थी? तो सीधी बात हम ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं, थियोडोर और बोवरी ने ये दी थी। वॉल्टर सर्टन और थियोडोर बोवरी ने ये थ्योरी दी थी। इसके साथ साथ इसके कोई भी 2 सिमिलैरिटीज़ बतानी है इसके अकॉर्डिंग आपको जीन्स की और क्रोमोसोम की, तो आप बता सकते हो कि ये दोनों ही पेयर में आते हैं, या फिर इसके अलावा बता सकते हो कि जब सेग्रीगेशन का टाइम आता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो सेग्रीगेट इस तरीके से होते हैं कि गैमेट के अंदर इन दोनों में से कोई एक ही जो है वो आ पाती है। तीसरा बता सकते हो दैट 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ये कोई भी 2 पॉइंट इनमें से आप बता सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज बेस्ड ऑन, कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये डिपेंड करती है कि क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनका मूवमेंट हो पाता है, और इसी के बेसिस पे उन्होंने आगे जो मेंडल की जो काम था, मेंडल के जो पोस्टुलेट थे, इन्होंने उनको भी सही ठहराया था। So that's all for today. If you have liked our videos, then please do not forget to like, share and subscribe our channel, and also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.